हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रपूर्णता क्लासेस के इस एक और शानदार नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के आपके इतिहास और उसके नामकरण को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास और नामकरण है, और कैसे हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है और किस प्रकार से हिंदी साहित्य के जो कालक्रम है उसे कालक्रमों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और उन कालक्रमों को अलग अलग नाम जैसे वीरगाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, किस प्रकार से किन विद्वानों ने दिया। और हिंदी साहित्य के बारे में सबसे पहले इतिहास में आपके झांकेंगे तो किसने क्या क्या जानकारियाँ दी, ये सारी चीज़ें हम इस कक्षा में हम देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात करें, इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस अस के आपके योग से बना है, और इति का अर्थ होता है समाप्त, है का अर्थ होता है निश्चित, और अस का अर्थ होता है होना। जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब इतिहास की परिभाषा आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं बनती कि कौन क्या कह रहा है, इतिहास की परिभाषा क्या है। देखो, थोड़ा विशेष तथ्य अगर ये देखिए कि इतिहास शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। ठीक है, और इतिहास संबंधी अतीत से होता है जिसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है। आपके इस प्रकार से इतिहास की ये विशेषताएं रहेंगी, और जितना इतना मानना इम्पोर्टेंट अपने लिए नहीं है। हम देखते हैं साहित्य की परिभाषा। मनुष्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। जो मनुष्य की आपके क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखें, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, और तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन है होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखना ही आपके क्या है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल जी ने क्या माना कि जो ये चित्तवृत्तियाँ हैं, मानव की जो जनता की चित्तवृत्तियाँ होती हैं, उनके जो दिमाग की एक संचित जो विशेषता प्रतिबिंब होता है, यही क्या है, साहित्य है। और जनता की जो चित्तवृत्ति है वो परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक ये चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखने हेतु साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो स, धन, हित, धन, यह के योग से बना है। इस शब्द को उसके अनुस्कर देखे आपके एकत्र होना, मिलना अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ है जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। साहित्य के इतिहास की बात करें तो साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानसिक क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण की प्रतिबिंब करता है, या साहित्य की प्रवृत्तियाँ संबंधित समाज की प्रवृत्तियाँ की सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? टैन को जाता है, जो एक फ्रेंच विद्वान थे, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूलतः आपके 3 प्रकार के तत्व सक्रिय होते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। टैन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त 3 तत्व को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार और काव्य रचना के व्यक्तित्व और उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। टैन प्रमुख रूप से क्या है, साहित्य के लिए जाति, आपके वातावरण, क्षण विशेष ये प्रमुख मानते हैं, लेकिन हडसन इसका खिलाफ आपके आक्षेप करते हैं, आलोचना करते हैं कि कैसे आप 3 तत्व में दे सकते हैं। साहित्यकार हैं या फिर जो काव्य रचयिता है उसका व्यक्तित्व होती है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी जो प्रतिभा है, उसकी उपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं।
किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला है सर्जन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व, परंपरा होती है दूसरा, साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराएं, फिर वातावरण, द्वंद्व और आपके संतुलन। साहित्यकार की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना का सिद्धांत स्थापित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर आपके की जानी चाहिए। साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सर्जित ग्रंथों की विवरणिका और वह भी क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनसे होता है। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। साहित्य इतिहास के लेखन में प्रमुख पद्धतियाँ देखें तो 5 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विद्यावादी आपकी जो पद्धति और समाज शास्त्रीय पद्धति। वर्णानुक्रम आपकी पद्धति होती है, इसमें साहित्य इतिहास लेखन की सबसे निम्न स्तर की पद्धति मानी जाती है। कवियों और लेखकों की संबंधी साहित्य भाषा के आपके वर्णमाला के क्रमानुसार स्थान दिया जाता है। हिंदी साहित्य में गारसा दत्तौसी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया है, यानी कि वर्ण क्रम अनुसार, जैसे कि क ख ग घ या ए आ ई यू, इस प्रकार से जो ये वर्ण हैं, इस वर्णमाला के आपके इन वर्णमाला के आधार पर आपके क्रमानुसार क्या किया स्थान दिया गया है लेखकों को, जो एक प्रकार के निम्न स्थिति हम देख सकते हैं, क्योंकि आप इससे स्थान कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल जी का नाम कब आता है और किस क्रम में आता है, और आपके एक दूसरे कवि देख ले जिनमें ए आ ई पे आ जाता है। तो इस प्रकार का नामकरण, इस प्रकार का काल क्रमानुसार बांटना, क्रमानुसार से बांटना कहीं ना कहीं निम्न स्तरीय दिखता है। इस हिंदी साहित्य में आपके गारसा दत्तौसी और आपके शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। वहीं वर्णानुक्रम के बाद में हम देखें कालक्रम पद्धति, कवि अथवा लेखकों को उनके कालक्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है। हिंदी साहित्य में जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन और मिश्र बंधु ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। कालक्रम के अनुसार कौन कब किस प्रकार से कब हुआ, उस हिसाब से आपके वर्गीकरण करना, ये इसका प्रयोग आपके जो इब्राहिम ग्रीसन और मिश्र बंधु ने किया है। वैज्ञानिक पद्धति, यह पद्धति इतिहासकार कवियों और लेखकों को उनके काल क्रमानुसार शामिल करने हुए पूर्णतः निष्पक्ष तटस्थ होकर तथ्यों या घटनाओं का निष्पक्ष आपके जो विश्लेषण करता है। हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने यह पद्धति का प्रयोग किया है। वैज्ञानिक पद्धति का, यानी कि जो कवि हुए और लेखक हुए उनके काल के क्रमानुसार शामिल करते हुए पूर्णतः निष्पक्ष और तटस्थ होकर तथ्यों का घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। ये क्या वैज्ञानिक पद्धति है, जिसे आप प्रमुख रूप से ये आपके आचार्य हजारी जी प्रसाद जी ने और साथ में आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। अगली पद्धति देखिए विद्यावादी पद्धति। हिंदी साहित्य इतिहास से लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत कवियों और लेखकों को उनके कालक्रम के स्थान पर आपके परंतु कवियों को शिल्पगत और भावगत विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसमें क्या देखिएगा, ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। क्यों कि इस पद्धति के अंतर्गत कवियों और लेखकों को क्या किया जाता है, उनके कालक्रम अनुसार ही स्थान दिया जाता है, ठीक है ना। परंतु कवियों की शिल्पगत और भावगत विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार टेन ने इस पद्धति का जनक माना जाता है, और इससे हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। किसका? विधेय का। इसमें कालक्रम अनुसार है, लेकिन उसकी साहित्यिक जो विशेषताएं होती हैं, भावगत शिल्पगति विशेषताओं के आधार पर भी वर्गीकरण कर दिया जाता है। समाज शास्त्रीय पद्धति देखें, इस पद्धति में मार्क्स के द्वंद्ववाद में भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। समाज सदैव 2 वर्गों शोषक और शोषित में विभाजित रहता है, और साहित्य निश्चित रूप से सामाजिक सृजना है, अतः उक्त दोनों भावनाएं साहित्य में मिलती हैं। इस प्रकार से ये 5 पद्धतियाँ हैं। अब आगे बढ़े हिंदी साहित्य के इतिहास की आपकी परंपरा।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी के से शुरू हुआ माना जाता है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त होती हैं जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ लक्षण देखने को आपके देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी में होता है। कब होता है? 19वीं शताब्दी में होता है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त होती है जो हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। उन्हें आप हल्के में नहीं ले जा सकते। हिंदी साहित्य के इतिहास क्रम में वो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। वो महत्वपूर्ण बने ना बने, हमारे सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। तो हमें हर किताब याद होनी चाहिए, डेट याद होनी चाहिए, काल क्रम अनुसार पूछ सकता है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है ना? तो देखिएगा, 84 वैष्णवन की वार्ता सबसे पहली वो रचना थी जिसने प्रमुख रूप से इतिहास आपके प्रदर्शन करने का कोशिश की, हिंदी साहित्य की आपके कालक्रम अनुसार कवियों को बांटने का काम किया। इसके रचनाकार है गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ जी क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता। कितने? 84 वैष्णवन की वार्ता जो 1625 विक्रम संवत में लिखी गई है गोकुलनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? गोकुलनाथ के द्वारा। वहीं 252 की वैष्णव वार्ता, ये भी गोकुलनाथ के द्वारा 1625 विक्रम संवत में लिखी गई है। तो सबसे पहले 84 वैष्णव थी, फिर आपके 252 ये आपके 52 वैष्णव की वार्ता आई, लेकिन इनके रचनाकार एक ही हैं, गोकुलनाथ है। कौन है? गोकुलनाथ है। 1625 विक्रम संवत में लिखने का काम करते हैं। इनमें हिंदी के जो इतिहास का है, इसके इतिहास के बारे में बताने की कोशिश की गई है। इनके प्रमुख कवि हैं, उन कवियों के बारे में बात करने की कोशिश की है। उसमें क्या है, कौन किस प्रकार से कालक्रम अनुसार हिंदी का विकास हो रहा है। वहीं भक्तमाल जो नाभादास की 1642 विक्रम संवत की रचना है। ईस्वी की बात करें तो आपके 1586 ईस्वी देखने को मिलते हैं। भक्तमाल नाभादास की आपकी रचना है। बलबदिग्विजन विजय यह आपकी कौन सी है? यदुनाथ की रचना है। किसकी रचना है? यदुनाथ की रचना है बलबदिग्विजय। ठीक है ना? फिर कविमाला हरिराय की, जिन्हें तुलसी के नाम से जानते हैं। कविमाला 1712 आपके विक्रम संवत की रचना है कविमाला। कौन सी? कविमाला। किसकी रचना? हरिराय की है। फिर कालिदास हजारा की बात करें तो कालिदास हजारा आपकी कालिदास त्रिवेदी की है। नाम से पता चल रहे हैं कालिदास, तो कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, कालिदास हजारा। 1775 ईस्वी की विक्रम संवत की क्या रचना है? राग गल्पद्रुम या राग आपके सागरोद्भव, ये रचना है आपके कृष्णानंद व्यास देव की। किसकी है? कृष्णानंद देव व्यास की। विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी की है। किसकी है? कक्षेदी आपके तिवारी की है। क्या रचना है? विचित्रोपदेश, 1944 विक्रम संवत की। सुंदरी तिलक किसकी है? हरिश्चंद्र की है। किसकी है? हरिश्चंद्र की। सुंदरी तिलक, हरि बड़े सुंदर है, हरि क्या बड़े सुंदर है, हरिश्चंद्र की रचना क्या है? सुंदरी तिलक। सुबदा सिंह की रचना क्या है? विद्वान मोद तरंगिणी। सुब्बा सिंह की क्या है? विद्वान मोद तरंगिणी, ये रचना है 1874 विक्रम संवत की। मातादीन मिश्र क्या है? कवित रत्नाकर। मातादीन मिश्र की क्या है? कवित रत्नाकर। भिखारी दास की क्या है? काव्य निर्णय। भिखारी का निर्णय क्या करता है? कोई दूसरा करता है। तो भिखारी दास की रचना क्या है? काव्य निर्णय। मूल गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास की है, जिसमें आपको प्रमुख रूप से तुलसीदास की जो बातें हैं, तुलसीदास का जीवन परिचय वो देखने को मिलता है। मूल गोसाई चरित्र किसकी है? बाबा बेनी माधव दास की है। भक्त नामावली ध्रुवदास की है। भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास की रचना है। कवि नामावली किसकी है? कवि नामावली आपके सुदन की है। किसकी है? सुदन की। ध्रुवदास की क्या है? भक्त नामावली। सुदन की क्या है? कवि नामावली। भक्त नामावली ध्रुवदास, कौन सा दास? ध्रुवदास। दास किसका? दास यानी कि भक्त, तो क्या है? भक्त नामावली। ठीक है।
सुदन, सुदन क्या है? कवि सुदन यानी कवि नामावली। सतकवि गिराविलास बलदेव, सतकवि गिराविलास। अब गिराएगा कौन? जिसके पास बल होगा, जिसके पास बल होगा वो गिराएगा। तो बल होगा क्या करेगा? सतकवि गिराविलास। ओके। रस चंद्रोदय किसकी रचना है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। प्रसाद में क्या आएगा? प्रसाद में रस आएगा। रस चंद्रोदय किसकी है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की। ठीक है। काव्य संग्रह महेश दत्त, क्या है? काव्य संग्रह। सरदार कवि श्रृंगार संग्रह, सरदार कवि के क्या है? श्रृंगार संग्रह। दिग्विजय भूखंड गोकुल प्रसाद की। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की क्या थी? रस चंद्रोदय। गोकुल प्रसाद की क्या है? दिग्विजय भूखंड। प्रसाद ना मिले तो भूखन लगती है, दिग्विजय भूखन। गोकुल प्रसाद। प्रसाद से कंफ्यूजन मत होना, बस मैं तो एक लिंकअप करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि याद हो। कवि रत्नमाला मुंशिफ देवी प्रसाद। कवि रत्नमाला क्या है? मुंशिफ देवी प्रसाद। कवि रत्नमाला मुंशिफ देवी प्रसाद। सुक्ति सरोदय, सुक्ति सरोवर किसकी है? लाला भगवान दीन की। सुक्ति सरोवर किसकी है? भगवान दीन, लाला भगवान दीन। और कौन सी है? सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम किसकी है? लाला सीताराम। अदम की क्या रचना है? संत बानी संग्रह तथा अन्य संतों की बानी। संत बानी संग्रह और अन्य संतों की आपकी बानी अदम की रचना है। किसकी है? अदम की। संत बानी संग्रह और अन्य संतों की बानी, रचना भी तगड़ी है। संत बानी संग्रह और अन्य संतों की बानी किसकी है? अदम की है। गुरु ग्रंथ साहिब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री आपके गुरु अर्जुन देव की है। किसकी है? अर्जुन देव की। बेसकट की क्या रचना है? कबीर एंड दी कबीर पंथ। कबीर एंड कबीर दी कबीर पंथ किसकी रचना है? बेसकट की। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म ये है मोनियर विलियम की। किसकी है? मोनियर विलियम की। क्या है? हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म क्या है? रचना है किसकी? मोनियर विलियम की। मैकनिकाल की क्या है? मैकनिकाल की है इंडियन थीज्म। क्या है? इंडियन थीज्म किसकी है? मैकनिकाल की। कर्नल टोड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटिक्विटीज ओके। मैकाले की क्या है? हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन की रचना किसकी है? मैकाले की। टेसिटोरी की क्या है? एलपी टेसिटोरी की रचना है आपके डिस्कवरी कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या है? ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ये किसकी रचना है? टेसिटोरी की रचना। ब्रिक्स की क्या रचना है? ब्रिक्स की है गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीस। किसकी रचना है? ब्रिक्स की रचना है। एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन्स लिटरेचर ऑफ इंडिया फरखार की है। किसकी है? फरखार। फरखार की क्या रचना है? एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन लिटरेचर ऑफ इंडिया क्या है? इनकी रचना है। राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मोतीलाल मेनारिया ये क्या है? इनकी रचना है। खोज की नहीं थी, राजस्थान की हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मोतीलाल मेनारिया। हफीजुल्लाह कहाँ जा रहा? हफीजुल्लाह
ये अच्छे लोग होते हैं यार, अपने खुद के नाम पे नाम रख देते हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ मैं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ लोगों को कि भाई बच्चों को याद बड़ी आसानी से होते हैं। उपर्युक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्यिक इतिहास लिखने की शुरुआत 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। भाई मूल रूप से तो 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ होती है, लेकिन पहले भी काफी लोगों ने रचनाएं करी और हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखने की कोशिश करी। जो हमने 30-35 नाम देखे वो महत्वपूर्ण बनते हैं। पहले आपकी जो 84 वार्ता की जो आपकी देखने वैष्णव मिलती हैं, 84 वैष्णव की वार्ता, फिर 200 जो 52 थी या वैष्णव की वार्ता, जो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती हैं, वहाँ से ये कहानी प्रारंभ होती है। ठीक है ना, वहाँ से क्या है, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता यहाँ से प्रारंभ होती है गोकुलनाथ के द्वारा 1625 विक्रम संवत के बाद। भाई फिर भक्तमाला नाभादास के द्वारा, फिर बल्लभ विज ये जो है ये यदुनाथ के द्वारा, कवि बालक इसके नाम हरिराय जो तुलसी है उनके द्वारा, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी के अनुसार, राग कल्पद्रुम या राग सागरोद्भव ये आपके कृष्णानंद व्यास जी द्वारा, विचित्रोपदेश किसकी है, कचदेव तिवारी की है, सुंदरी तिलक किसकी है, सुंदरी तिलक है आपके हरिश्चंद्र की, विद्वान मोद तरंगिणी किसकी है, सुबा सिंह की, कवि रत्नाकर किसकी है, माता दीन मिश्र की, काव्य निर्णय किसकी, भिखारी दास की, मूल गोसाई चरित्र है आपके बाबा बेनीनाथ माधव की, भक्त नामावली है आपके ध्रुव दास की, कवि नामावली है आपके सुदन की, सतकवि गिरा विलास की है बलदेव, सॉरी सतकवि गिरा विलास किसकी है, बलदेव, जिसके पास बल है वो क्या है गिरा देगा, रस चंद्रोदय किसकी है, रस रसनी को प्रसाद आएगा कोई ठाकुर प्रसाद त्रिवेदी, काव्य संग्रह है महेशदत्त, श्रृंगार संग्रह है आपके सरदार कवि की, दिग्विजय भूखन है गोकुल प्रसाद की, कवि रत्नामाला है, कवि है रत्न है तो यहाँ पर कोई मुंसिफ आएगा, मुंसिफ देवी प्रसाद, क्योंकि ये बिंदी बिंदी होती है रत्न में तो क्या होगा मुंसिफ देवी प्रसाद। सुक्ति सरोवर किसकी है, लाला भगवान दीन की, किसकी है, लाला भगवान दीन की। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम की हैं। सन आपके देखो इंग्लिश नाम है लेकिन शुद्ध हिंदी कवि अपना। संत बानी संग्रह अन्य संतों की बानी अधम, गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन देव, कबीर एंड द कबीर पंथ ये है बेस्कट, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म ये मोनियर विलियम, इंडिया थिज्म किसकी है, मेघनीवाल की, एनाल्स एंड एक्विटीज ऑफ इन राजस्थान ये किसकी होगी, टोड की होगी, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन किसकी है, मेकाली की। ए डिस्कवरी कैटलॉग ऑफ वर्डिक एंड हिस्ट्रिकल आपके मैन्यूस्क्रिप्ट ये किसकी है, टेसिटोरी की। गोरखनाथ एंड द कन्फर्टाज जोगी ये किसकी है, ब्रिक्स की है। एन आउटलाइन ऑफ दी आपके द रिलीजन्स लिटरेचर ऑफ इंडिया फरकहार की है, किसकी है, फरकहार की। राजस्थान में हिंदी के आपके हस्तलिखित ग्रंथों की खोज ये मोतीलाल मिनारिया की, और सबसे प्यारी रचना आपके हफीजुल्लाह खां हजारा, हफीजुल्लाह खां की। अब 19वीं शताब्दी की बात करें, अब देखिएगा शताब्दी की, अब इस शताब्दी के प्रारंभ हुई निम्न इतिहासकारों के योगदान की अति महत्वपूर्ण माना गया है। किसकी देखिएगा, सर्वप्रथम प्रयास हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, गारसदा तोरसी, गारसदा तोसी। ठीक है, ये एक फ्रेंच विद्वान है, फ्रेंच विद्वान है। 1839 ईस्वी में उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, गारसदा तोरसी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखने का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास था, वो था ठाकुर शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। ये दोनों बंदे आपके यही बंदे हैं जो वर्णमाला है उस वर्णमाला सिद्धांत का प्रयोग करते हुए उस क्रम के अनुसार लिखते हैं। हिंदुस्तानी पहला व्यक्ति कौन था, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा प्रयास किया गया 1883 ईस्वी। लेकिन ओवरऑल गारसदा तोरसी फ्रेंच विद्वान है जो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास पहला देखा, दूसरा देखा, पहले भारतीय देखा शिव सिंह सेंगर, अब हम सच्चा अर्थ देखेंगे। सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम कौन है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन 1888 ईस्वी। ये क्या सच्चे अर्थों में, उनका सच्चा अर्थ नहीं था, इनका सच्चा अर्थ है, क्योंकि ये जॉर्ज है, इब्राहिम है, ग्रेसन है। ठीक है, ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वप्रथम इतिहास करते हैं।
तो सच्चा छोड़ो, परंपरा देखो, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, किसने कहा था, यहाँ पर मिश्र बंधु आएगा 1913 ईस्वी। सच्चा छोड़ो, सच्चा तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन है। अब परंपरागत कौन है, परंपरागत है मिश्र बंधु। दूसरा कौन, शिव सिंह सेंगर, वो भारतीय प्रथम है। सच्चे अर्थों में कौन है भाई प्रथम के, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन। तो परंपरागत रूप से सर्वप्रथम कौन है, कि मिश्र बंधु है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास किसने लिखा, सच्चे अर्थों में तो इब्राहिम ग्रिसन ने लिखा, परंपरागत रूप से मिश्र बंधु ने लिखा। अरे ये तो छोड़ो कि सर्वप्रथम सच्चे अर्थ और सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास दोनों को मिलाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी। यह है कि ये सच्चे अर्थ में लिखते हैं, परंपरागत में लिखते, प्रथम ये है। सच्चा अलग, परंपरागत अलग, और सच्चा और प्रथम साथ में एक अलग, पहला अलग, भारतीय पहला अलग, जो दूसरा है। अन्य भी इतिहासकार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नागेंद्र जी, आपके राम कुमार वर्मा जी, रामशंकर शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त 1952 में है ये, हजारी प्रसाद जी, नगेंद्र 1973, 1938 राम कुमार वर्मा जी, रामशंकर शुक्ल 1931, 1965 में आपके गणपति चंद्र आपके गुप्त, ये रहे, ठीक है। ये सारे, अब ये व्यक्ति है ना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी व्यक्ति है अपने 5, 7, 10 जो भी व्यक्ति है, ये महत्वपूर्ण बनते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम जो बात करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो फ्रेंच के आपके विद्वान हैं गार्सा दे तोसी ने किया, उनके बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, गार्सा दे तोसी। रचना याद कर लीजिएगा, रचना याद होनी जरूरी है। इस्तवार दला आपके क्या है, लित्रियोत्तर, लित्रेत्यूर, एंदुये हिंदुस्तानी। अब इस्तवार का अर्थ क्या है, इतिहास। लिटरेच्योर का अर्थ क्या है, लिटरेचर। और एंदुई का अर्थ है हिंदुओं की द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी क्या है, मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। सारे शब्दों का अर्थ, रचना, सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, कहाँ के थे, किसने प्रयास किया था, कौन सा प्रयास किया था, सारी चीजें याद होनी जरूरी। रचना काल, इस पुस्तक के कुल 5 भागों में 2 संस्करण को प्रकाशित हुए थे, जिनका रचना काल इस प्रकार से है। प्रथम जो संस्करण था वो था आपके प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग था 1847 में। द्वितीय संस्करण आया 3 भागों में बटा, पहला था 1870, दूसरा था आपके पहला और दूसरा साथ में आया 1870, और तीसरा आया आपके 1871 ईस्वी। 39, 47, 70, 70 और 71, 39, 47, 70, 70, 71, 70, 70, 71। प्रकाशन कहाँ से हुआ, द ओरिएंटल आपके ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, कहाँ से हुआ, आयरलैंड से हुआ। प्रमुख विशेषता क्या है, यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। भाषा कौन सी है, बोलते हैं फ्रेंच भाषा है। सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी हुए करीमुद्दीन ने वाई एफ फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात उ ससुअरा अथवा तजकिरा-ई ससुअरा-ई हिंदी नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी समावेश किया, अतः कुछ इतिहासकार ने इसे करीमुद्दीन के मौलिक रचना भी मान लिया, क्योंकि जहाँ पर अनुवाद होता है तो हुबहू होता है, वहाँ पर कुछ मौलिकता अगर चीज़ दिखने को लगती है तो उसकी मौलिक रचना में भी आने लगती है। तो करीमुद्दीन की क्या है, मौलिक रचना कहा, वाई एफ फैलन के सहयोग से जो रचना करी, तबकात उ ससुअरात अथवा तजकिरा-ई ससुअरा-ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू अनुवाद था। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी के अनुवाद में इसमें किया, और हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से ये क्या हुई, प्रकाशित हुई। लक्ष्मी सागर वे आपके वार्ष्णेय हिंदुई साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदुई साहित्य कौन सा, हिंदुई साहित्य का इतिहास।
एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। कमियां देखें तो इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अब उस व्यक्ति से काल की जो विभाजन का प्रयास यार करना हम कैसे सोच सकते हैं कि वो काल विभाजन करेगा। कवियों लेखकों के काल क्रम के स्थान पर अकार आपके जो अकार आदि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया। क्या क्या है? अकार आदि क्रम के अनुसार। इसके युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं है। इसमें युगीन प्रवृत्ति का कोई विवेचन नहीं है। उक्त कमियों के होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रयास किया लेकिन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहकर पुकारा। शुक्ल जी ने क्या कहा? एक वृत्त संग्रह है साहब। वर्णित कवियों की कुल संख्या, मूल ग्रंथ जो ताशी के द्वारा लिखा गया था उसमें 778 कुल कवि हैं और जो हिंदी के कवि हैं 72। ठीक है। उर्दू के अनुवाद है जो करीमुद्दीन के द्वारा आई थी, उसे 1004 कवि बताए हैं जो 60 है हिंदी के। हिंदी अनुवाद जो लक्ष्मी सागर के द्वारा इलाहाबाद से 358 है, जिसमें से 220 क्या है आपके हिंदी का कवि है। इस ग्रंथ में प्रथम कवि का नाम क्या है? अंगद। अंगद को प्रथम कवि माना गया है। अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत। क्या है? हेमंत पंत। ताशी इस रचना में भारत के लोकप्रिय उत्सवों का भी उल्लेख करता है। ठीक है। अब हम ठाकुर शिव सिंह सेंगर को पढ़ेंगे, लेकिन जो अंगद नाम बताया मैंने वो अंगद याद होना चाहिए। ठीक है ना। सुमेलित करवा के पूछ सकता है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि प्रथम कवि किसने क्या बताया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। शिव सिंह सरोज, क्या रचना थी? शिव सिंह सरोज। प्रकाशन 1883 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण धीरेन्द्र वर्मा व पंडित राधाकृष्णन के अनुसार 1877 ईस्वी में। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियों और त्रुटियों हो जाने के कारण पूर्ण आपके संशोधन पश्चात 1883 ईस्वी में इसका पुनः प्रकाशन करवाया गया और इसे प्रकाशन किया गया नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा। पहले हो चुकी थी 1877 में 78 में, लेकिन फिर क्या थी? कुछ कमियां थी, कमियों का संशोधन किया गया, त्रुटि निकाली गई, फिर 1883 में पुनः प्रकाशन हुआ। प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस पुस्तक में 1003 कवियों या लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है। कितने? 1003 कवियों और लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का भी उल्लेख किया गया, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने गए हैं। इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया था, जिसे परवर्ती आपके इतिहासकारों से राह आसान हुई। यह हिंदी साहित्य भाषा में रचित सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम क्या है? इतिहास है। भाई देखो, इन्होंने 1003 कवियों के बारे में बात कहा, लेकिन उनमें विश्वास नहीं किया गया। अधिकांश लोगों में वर्तमान में वो अविश्वासित है। लेकिन इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी जो संपूर्ण जानकारी है उसको एक जगह करने का सराहनीय प्रयास तो किया। बाद में जो इतिहासकार हैं उनको कुछ तो रास्ता तो मिला भाई। और हिंदी साहित्य में रचित सर्वप्रथम इतिहास है, हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। कमियां भी हैं, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन की गलतियां भी शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और कालक्रम के अनुसार हिंदी वर्णमाला अग्राधिक्रम, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि अग्राधिक्रम में शामिल किया गया। इस घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया। इस प्रसंगों को इच्छा अनुसार मोड़ा गया है, मनमर्जी की गई है। उक्त कमियों के रहने के कारण इस ग्रंथ को वर्तमान में इतिहास पुस्तक की मान्यता नहीं दी जाती और आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें भी वर्त संग्रह कहकर पुकारा। वृत्त संग्रह है भाई ये भी शुक्ल जी के अनुसार। गार्षद तौसी और शिव सिंह सरोज दोनों भाई व्रत संग्रह है आपका। विशेष तथ्य, ये हिंदी के आदिकाल के प्रारंभिक सीमा विक्रम संवत 17 आपके क्या 770 तक ले गए थे तथा कवि पुष्प
पुंड या पुष्पदंत, उनका अंगद था, यहाँ इनका पुष्प या पुंड या पुष्प दंत पहला कवि मानते हैं। कुछ समीक्षाकारों के अनुसार पंडित महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम भारतीय प्रयास किया था। भारतीय विद्वान माने गए हैं कौन? पंडित महेश दत्त शुक्ल। ये कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि शिवदास सेंगर नहीं थे, भारतीय पहले कौन से थे? पंडित महेश दत्त शुक्ल थे। रचना का नाम क्या है? भाषा काव्य संग्रह। प्रकाशन हुआ था आपके 1873 ईस्वी में, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। परीक्षा में अगर महेश दत्त शुक्ल और ठाकुर शिव सिंह सेंगर दोनों आ जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न पर आपके महेश दत्त शुक्ल विकल्प को सही मानना चाहिए। पंडित महेश दत्त शुक्ल का अनुसरण करते हुए पंडित बक्सराम पांडे के द्वारा भी आपके सुजान सरोज नामक एक रचना लिखी गई और 1896 ईस्वी में प्रकाशित इस रचना में 53 कवियों का जीवन परिचय लिखा गया। तो सर्वप्रथम अगर पूछ ले कौन था शिव सिंह सरोज आने के बावजूद भी, आपके उत्तर क्या होगा? पंडित महेश दत्त शुक्ल। ठीक है। 1873 में भाषा काव्य संग्रह, रचना क्या है? भाषा संग्रह काव्य। ठीक है। फिर है जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन, जो क्या थे? सच्चे। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास आपको सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन अंग्रेज विद्वान थे, उनके द्वारा लिखा गया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। किशोरी लाल गुप्त ने क्या लिखी? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। यह ग्रेसन की पुस्तक का ही हिंदी अनुवाद थी। ग्रेसन की पुस्तक, उसका हिंदी अनुवाद, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इब्राहिम ग्रेसन की रचना क्या थी? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्या थी? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की रचना थी। हिंदी नाम क्या? हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य। पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास तो उनकी वो रचना थी जिनके आपके अनुवाद की गई किशोरी लाल गुप्त की, लेकिन हिंदी नाम क्या है और रचना का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। बोलो देखा, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये किसकी रचना है? सॉरी, ये रचना किसकी है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन की। हिंदी में इसका नाम है हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य है। प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की आपकी पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई। प्रकाशन 1888-89 में हुआ। सच्चे अर्थों में भाई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति है ये प्रथम। 88 में बात करें, रचना उपयुक्त पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई और एक स्वतंत्र इतिहास की पुस्तक में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ। अब आप 1989 बोलते हैं, 89 बोलते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन 89 में हुआ। 1889 में हुआ। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई प्रथम पुस्तक की मूलतः हिंदी साहित्य के बाद में संदर्भ में बात कर रहा हूँ। इसमें कुल 952 जीवन चरित्र लिखा हुआ है। 1886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सिंह सरोज कर चुके हैं। शिव सिंह सेंगर अपनी शिव सिंह आपके सरोज में कर चुके हैं। 66 कवियों का वर्णन ग्रेसन द्वारा अन्य स्रोतों से ग्रहण करके किया गया है। किताब का नाम एक बार बोलने में क्या जोर आता है? बोलो ना, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में प्रकाशित 1888 में। 1889 में आपकी स्वतंत्र इतिहास की पुस्तक आ गई। अंग्रेजी भाषा की आपकी किताब थी ये। काशादी ने किस भाषा में लिखी? तो फ्रांस भाषा में लिखी। शिव सिंह सरोज आते बाद में, अपनी किताब है शिव सिंह सरोज लेकर शिव सिंह सेंगर आते। हिंदी कवियों के स्थान पर अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के कवियों को भी जगह प्राप्त नहीं हुई है। केवल हिंदी कवियों के स्थान पर स्थान दिया गया। दूसरे भाई संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, कोई उनके साथ में नहीं है। कवियों को लेखकों को आपके कालक्रम अनुसार स्थान दिया गया है। इनके कालक्रम के अनुसार स्थान देने वाले व्यक्ति हैं ये, कालक्रम के अनुसार। ये अच्छी बात है, ठीक है ना। वो अभी तो ग्रेसन थे आपके भाई। ग्रेसन तो ये है
पहले वो तोसी थे, गासादार तोसी थे, शिव सिंह आपके शंकर थे, वो क्या कर रहे थे, वर्णों के वर्ण कर्म अनुसार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने काल कर्म अनुसार किया। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी किया गया है। इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों का, परिस्थितियों का भी विवेचन किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य में किया गया है। चारण काव्य पहले, फिर धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। इस ग्रंथ की रचना ग्रेसन के द्वारा निम्न रचनाओं का आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया गया है। कौन सा है? स्तुवार दल आपके लित्रियोत्तर, एंदुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, भक्तमाला दाबादास रचना, गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधवदास, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी, काव्य संग्रह आपका महेश दत्त के द्वारा, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र, विचित्रोपदेश ककच्छेदी तिवारी, राग कल्पद्रुम कृष्णा नंद व्यास। ये क्या है? आधार ग्रंथ है इनके। काल विभाजन, ये रचना किसकी? आपकी टेसिटोरी की। ये होनी चाहिए ना, ठीक है। काल विभाजन जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया, जिसमें उन्होंने कवियों को उनके कालक्रम अनुसार स्थान दिया और इन्हीं 12 अध्यायों को ग्रेसन का काल विभाजन कहा गया है। 12 अध्याय दिए, इसमें इन्होंने क्या किया भाई? विभाजन किया। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से लेकर 16वीं ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1500 से 1692 ईस्वी, और तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि ये आपके 1617 तक। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध। ये प्रमुख रूप से अटपटा सा अजीब सा इनका जो काल विभाजन है वो इन्होंने करने की कोशिश की है। ठीक है ना, ये नाम याद रख लेना, 12 करिए, अब याद हो जितना भी आपको करने की कोशिश करनी है। इस विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने और अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण काल विभाजन का मानना उपयुक्त नहीं है। ये तो समझ में आता है यार, अंधे को भी समझ में आता है क्या अजीब सा अटपटा सा है। हिंदी में इन्हें शीर्षक मात्र कहा जा सकता है, सही बात है, और 14वीं आपकी शताब्दी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, बीच में इन्होंने खा भी गया। ठीक है ना, यह रचना केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया गया है। विशेषता जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। क्या कहा? हिंदी को क्या अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते, एक बड़ा वृत्त संग्रह। लो भाई, शुक्ल जी इन्हें भी कहते हैं वृत्त संग्रह। वृत्त संग्रह नहीं भाई, तो बड़ा वृत्त संग्रह है। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना 1889 ईस्वी में हुई। भारतीय आपकी भाषाओं का सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1909 तक। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1991 ईस्वी तक। ये इनकी क्या थी? महत्वपूर्ण कार्य था। ग्रेसन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे थे। इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या आपके विशारद सभा वीना में किया गया। ग्रेसन 1889 ईस्वी में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खड़ग गिलास प्रेस माखीपुर पटना से प्रकाशित किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले भारत सर्वप्रथम इतिहासकार कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार भी माने गए। अब हम बात करेंगे मिस्र बंधु की। मिस्र बंधु इटोजा लखनऊ में मिस्र आपके ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाइयों से मिलकर हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का विकास किया। इन 3 भाइयों के नाम हैं पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर
सुखदेव बिहारी मिश्र। ये क्या है, आपके तीनों भाई हैं। कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए मिश्र बंधु के नाम से फेमस हुए। रचना मिश्र बंधु विनोद, 4 भागों में अथवा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन, ये इनकी क्या है? रचना है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग 1913 ईस्वी में आया और चतुर्थ भाग आपके 1934 में आया। प्रकाशन हिंदी आपके ग्रंथ प्रसारक मंडली खंडवा का प्रयाग द्वारा इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। 5000 कवियों को। वास्तविक संख्या देखिए लगभग के बाद तो वास्तविक संख्या है 4591। अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्य महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्यिक विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों का विविध श्रेणियों बनाने का प्रयास किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहासकार का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु आपने किया है और ठीक है, इतिवृत्तात्मक लेखन किया है। किसके अनुसार? राम कुमार वर्मा के अनुसार। तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवि को विविध श्रेणी में बनाने का प्रयास किया है। साथ साथ में हिंदी विविध अंगों का भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक किया गया है। सामान्यतः कवियों को नामावली केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ ही दी गई है, जो सामान्य कवि हैं। बाकी जो प्रमुख कवि हैं उनके क्या किया? समालोचना सहित विस्तार पूर्वक लिखा है। ग्रीसियन के पद्धति का अनुसरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। बाद में मिलने वाले कवियों को नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया। हिंदी में इन्होंने पहला कवि किसे माना? पुष्प या पुंड। पुष्प या पुंड शिव सिंह सरोज की तरह। आधार ग्रंथ कौन कौन से इनकी? कवियों के द्वारा स्वरचित ग्रंथ, कवियों के स्वरचित ग्रंथ हैं, शिव सिंह सरोज हैं। अन्य प्राचीन ग्रंथ हैं द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, मुंशी प्रसाद द्वारा जोधपुर के लेख, मिश्र बंधु के स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां, काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज रिपोर्ट 19वीं ईस्वी के नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के अस्त्रिक ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। 1900 से लेकर 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास खोजकर्ता के निरीक्षक थे। 1908 से लेकर 16 तक श्याम बिहारी मिश्र आपके क्या थे? एवं सुखदेव बिहारी मिश्र इनके निरीक्षक रहे। तो 1900 से लेकर 1916 तक इस प्रकार से निरीक्षण का काम किया। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते गए और इन सभी का परिचय मिश्र बंधु का होता गया और जानकारी को उन्होंने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में शामिल कर दिया। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने के विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने कवियों को विवरण भेजकर मिश्र बंधु की सहायता की थी। जो हिंदी प्रेमी थे उन्होंने भी कवियों के विवरण भेजे और इनकी खोजकर्ता का कार्य कालक्रम चला कितना? 1900 लेकर 1921 तक। 250 पृष्ठों में लिखा गया है। कितने पन्नों में? 2250 2250। मिश्र बंधु द्वारा रचित अन्य रचना देखें, हिंदी नवरत्न जो 1910 ईस्वी में आई। इसमें निम्न 9 कवियों का क्या वर्णन है? तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु जो भूषण में मतीराम, ठीक है ना, केशव, कबीर, केशव चंद और हरिश्चंद्र। ये क्या है? प्रमुख 9 कवियों का वर्णन है। निश्चित रूप से काल विभाजन के बारे में बात करें तो मिश्र बंधु के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में विभाजित किया। कितने कालखंडों में? 8 कालखंडों में विभाजित किया। ठीक है, अब इससे पहले हमने ग्रीसन को पढ़ा था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन, उन्होंने 12 भागों में विभाजित किया, अलग अलग विभाजन किया। उन्होंने 700 से शुरू कर दिया था चारण काल से। ठीक है, धीरे धीरे अब जो भी टाइटल आया नाम चिपकाते गए। ये भी 700 ईस्वी से शुरू करते हैं विक्रम संवत से और 1444 तक तो प्रारंभिक काल मानते हैं। पूर्व आपके आरंभिक काल, इस आरंभिक काल को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्व आरंभिक एक उत्तर आरंभिक। पूर्व आरंभिक काल में 700 से विक्रम संवत से 1300 आपके 47 विक्रम संवत तक बांटा और उत्तर आपके उत्तरा प्रारंभिक जो काल है उसे 1348 विक्रम संवत से 1400 आपके 44 विक्रम संवत तक बांटा।
फिर मध्यकाल आया तो मध्यकाल को 1445 से लेकर 1660 विक्रम संवत 80 विक्रम संवत तक माना इन्होंने। इसे भी पूर्व मध्यकालिक और प्रौढ़, वो पूर्व और उत्तरार्ध था, ये पूर्व और प्रौढ़ है। 45 से 1560 तक तो ये, और 1561 से लेकर 1680 तक क्या है, प्रौढ़। फिर अलंकृत काल आया इनके अनुसार 1681 से विक्रम संवत से 1890 विक्रम तक, ये पूर्व अलंकार उत्तर अलंकार, पूर्व और उत्तर। पूर्व कौन सा, 1881 से लेकर 1790, और 91 से लेकर 1890 तक क्या है, इनका उत्तरालंकार काल है। ठीक है। फिर देखें परिवर्तन काल आया 90 से लेकर 1925 विक्रम संवत तक, और वर्तमान काल है 1926 से अब तक क्या है कि आपके वर्तमान काल है। आठ कालखंडों में बांट दिया है कि दो ये और दो ये, 4 2 6 और 2 ये 8। मिस्र बंधु के काल विभाजन की बात करें तो ग्रीसन की अपेक्षा प्रौढ़ विकसित है। भाई ग्रीसन से तो थोड़ा अच्छा ही करा है, परंतु दो कारणों से काल विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक, हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया। भाई हिंदी साहित्य का इतिहास तो लगभग आपके 1000 ईस्वी के पास है, लेकिन लेकर जाके आपके सीधे अपभ्रंश में ठोक रहे हैं, जो भी आ रहा है 700 तक पहुंचा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी कमी है। कालों के नामकरण जैसी पद्धति पर नहीं दिए गए हैं जैसे प्रारंभिक और अलंकृत काल के उपविभाजन में पूर्व और उत्तर शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि मध्य काल के लिए उपविभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ कर दिया गया है। तो ये भी एक भ्रामक है, अजीब सा इनका देखने को संयोग मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने आपकी जो मिस्र बंधु विनोद पुस्तक है, इसको बड़ा भारी कवि संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, इसे भी क्या कहा, वृत्त संग्रह नहीं, बड़ा वृत्त संग्रह भी नहीं, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहकर, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधु को परिश्रमी संकलन करता कहकर पुकारा कि तीनों भाई बड़े मेहनती थे, बड़ी परिश्रमी श्रृंखला करता थे। अब आने दो, द रियल डॉन इज कमिंग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, द रियल गैंगस्टर इज कमिंग राइट नाउ। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी रचना क्या थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर। नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशन 1929 ईस्वी में। जनवरी 1929 में ये पुस्तक नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है। इस वर्ष के मध्य में उस भूमिका के प्रारंभ और अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर आचार्य शुक्ल ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 1940 ईस्वी में इसका परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। आपके भाई पहले तो क्या था, नागरिक प्रचारणी सभा थी काशी में, उसके द्वारा प्रकाशित एक ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर है, इसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के प्रारंभ और अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर आचार्य शुक्ल ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 1940 में इसका प्रवर्धित एवं संशोधित प्रसंस्करण आपको प्रकाशित करवाया गया। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में निम्न 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण है। बाबू आपके श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। हिंदी आपके शब्द सागर में निर्माण में ये 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रमुख विशेषताएं, 1000 कवियों का जीवन परिचय का विवेचन किया गया। कितने, 1000 कवियों के जीवन का चरित्र का विवेचन किया गया। लगभग मिस्र बंधुओं ने 5000 कवियों के बारे में बात करी थी। कवियों की संख्या अपेक्षा उनकी साहित्य मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, नॉट ऑफ क्वांटिटी। हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही शामिल किया गया है, नॉट क्वांटिटी, इट्स फोकस ऑन द क्वालिटी। कम महत्वपूर्ण वाले कवियों की जगह उन्होंने दिया ही नहीं। बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टि को अपनाया गया है। उनके गुण दोष सभी संग्रह के बारे में बात की गई है।
कवियों और लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। ऑन बिहाफ ऑफ साइंटिफिक द एनालिसिस किया गया है कवियों और लेखकों की रचना शैली का। प्रत्येक काल और शाखा की सामान्यतः प्रवृत्तियों का वर्णन कर लेने के बाद उसे संबंध प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। उस युग में आने वाले अन्य कवियों का विवरण उसके बाद फुटकल आपके खाते में दिया गया है। पहले तो काल विभाजन किया, काल विभाजन के अनुसार अलग अलग कवियों के बारे में, बाद में जो बचे कुछ रहे उनके फुटकल कवियों में डाल दिया गया। केदारनाथ पाठक ने इस रचना के लेखन में शुक्ल जी को अपूर्व सहयोग प्रदान किया। किसने? केदारनाथ पाठक ने। केदारनाथ पाठक ने इनका अपूर्व सहयोग किया। इस रचना के लेखन में शुक्ल जी ने निम्न रचनाओं के साहित्यिक सामग्री ग्रहण करी। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला जो श्याम सुंदर दास की रचना है, हिंदी कोविद रत्नमाला। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है, कविता कौमुदी। और ब्रज माधुरी सार वियोग हरि के द्वारा रचित इनका आधार संग्रह किया गया, आधार लिया गया। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभाजन के नामकरण का आधार किसी विशेष ढंग की रचनाओं के प्रचुरना और प्रसिद्धि को माना है। काल विभाजन देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्न 4 सुस्पष्ट काल खंडों में आपके क्या गया है, वर्गीकरण किया है। आज तक भी लगभग सभी इतिहासकारों के द्वारा मान्यता इनको मिलती है। सबसे पहला वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल के नाम से जाना गया, और विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक, विक्रम संवत तक क्या है, इनका काल विभाजन है। वीर गाथा काल को 2 भागों में बांटा। अपभ्रंश काल या प्राकृतिक भाषा काल जो 1050 ईस्वी विक्रम संवत से लेकर 1200 विक्रम संवत तक रहा। फिर वीर गाथा काल, फिर क्या कौन सा काल, वीर गाथा काल जो 1200 से लेकर 1375 विक्रम संवत था। 1050 से लेकर 1375 तक आपकी क्या रहा, प्रमुख रूप से इनका वीर गाथा काल या आदिकाल का। फिर आया पूर्व मध्य काल, ठीक है, जिसे हम भक्ति काल से नाम से जानते हैं। एक आप ये 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक चला। फिर उत्तर मध्य काल आया। उत्तर मध्य काल आपके 1700 से लेकर 1900 तक चला, जिसे रीति काल के नाम से जानते हैं। फिर गद्य काल आया, जिसे आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। वो 1900 विक्रम संवत से लेकर 1984 विक्रम संवत तक चला। आधुनिक गद्य काल के 3 भागों में बांटा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुनः आपके 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? निर्गुण काव्य धारा, जिसे ज्ञानेश्वरी काव्य धारा, संत काव्य धारा या प्रतिनिधि कवि जो कबीर है। प्रेमाश्री काव्य धारा, सूफी के संत काव्य कहते हैं, प्रतिनिधि कवि जायसी है। यह निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा और आपके राम काव्य धारा बांटे। आगे देखें, इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को जन्म हुआ। 2 फरवरी इनके 1941 में निर्वाण हो गया, मृत्यु हो गई। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखें, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी प्रमुख बड़ी रचना है जो 1929 में आई। और रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास व्यावहारिक समीक्षा है। चिंतामणि 4 भाग है, निबंध और विश्व प्रपंच दर्शन है। मधुस्रोत इनका काव्य संग्रह क्या है, मधुस्रोत। संपादन कार्य जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणिका, आपकी जो प्रचारणी पत्रिका है ये इनके संपादक कार्य है। संपादन कार्य जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका। विशेष बात देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण देन आचार्य शुक्ल जी की है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया और साहित्य आलोचना की पद्धति विकसित की। चिंतन और विश्लेषण निबंधकार के रूप में भी उनका स्थान शीर्ष पर है। कविता, नाटक, कहानी आदि सृजनात्मक विधाओं में भी इनका योगदान है। उल्लेखनीय योगदान है। पहला क्रमबद्ध इतिहास लिखने का तैयार किया और साहित्य आलोचना की पद्धति का विकसित करी। शुक्ल जी ने हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार हैं जो साहित्य की
पारंपरिक इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कवि वृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। विशेष कथन, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। विशेष कथन है भाई साहब, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल वीर गाथा नामकरण के लिए निम्न 12 ग्रंथों का आधार दिया। वीर गाथा का नामकरण करने के लिए विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमामाल रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो, कीर्तिलता, कीर्ति आपके पताका, विद्यापति पदावली, जयचंद्र आपके प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, खुसरो की पहलिया, ये क्या है 12 प्रमुख रूप से ग्रंथ आधार है जिनको वीर गाथा काल के नाम से इनके आधार पर कहा गया पहले काल। आचार्य हजारी प्रसाद विधि ने इनके संबंध में एक जगह में लिखा है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह के पिटारे से बाहर निकाला। ये खुद ही वृत्त संग्रह, बड़ा वृत्त संग्रह, सबसे बड़ा वृत्त संग्रह कहते कहते फाइनली वृत्त संग्रह के पिटारे से बाहर निकालते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। अन्य प्रसिद्ध इतिहासकारों पे उनका काल विभाजन देखेंगे अभी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म होता है 1907 में। छपरा गांव जिला बलिया आपके उत्तर प्रदेश। 1979 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। प्रमुख रचना हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनकी रचनाएं हैं। काल विभाजन देखिएगा, आचार्य द्विवेदी के द्वारा भी शुक्ल के काल वर्गीकरण को थोड़ा सा फेरबदल करते हुए 4 कालखंडों में बांटा। आदिकाल 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक भक्ति काल, रीति काल है आपके 1600 से लेकर 1800, आधुनिक काल है 1800 से लेकर 1952 ईस्वी, 1000 1400, 1400 1600, 1600 1800, 1800 से 1952। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने गए हैं। आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने गए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शब्दों में, संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणा और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहकर किसने पुकारा? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। और आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग भी कहा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं सराहनीय रहा है। और इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलेट की उपाधि आपके प्रदान की। भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकृत से सम्मानित किया श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। प्रसिद्ध कथन, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तुलसीदास के समन्वय भावना पर कहा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तुलसीदास जी की समन्वय भावना पर कहा, प्रसिद्ध कथन है इनका। प्राप्त सम्मान, सन 1952 में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान, 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके दिया गया। 73 में तो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार, आलोक पर्व इनके निबंध संग्रह के लिए, और बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान 1952 में। इन्होंने अपभ्रंश भाषा में कवि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना। अपभ्रंश भाषा के कवि अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को आपके जिसे अधरमाण के नाम से जानते हैं, कवि पहला माना। ये गाथा को प्राकृतिक का एवं दोहे का अपभ्रंश का मुख्य छंद मानने के वाले इतिहासकार भी माने जाते हैं। इन्होंने दोहे को अपभ्रंश का लाडला छंद भी कहकर पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ बिहार राष्ट्रभाषा के परिषद के तत्वाधान में 5 आपके व्याख्यानों का संग्रह है। अब हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की।
नगेंद्र का जन्म 1915 में होता है, डॉक्टर नगेंद्र जी का, और मृत्यु होती है 27 अक्टूबर 1999 में होती है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी भी एक रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत लोगों की रचना है। हिंदी साहित्य की रचना हमने देखा रामचंद्र शुक्ल जी की भी है, ठीक है। रीति काव्य की भूमिका क्या है? क्या रीति काव्य की भूमिका? काल विभाजन, इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में प्रधान रूप से विभाजित किया गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन्होंने भी वही गलती कर दी जो पहले करते आ रहे थे। आधुनिक काल को बहुत पीछे ले गए, अपभ्रंश भाषा तक ले गए। इनके 7 से लेकर आपके 7वीं आपकी शताब्दी से मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना। 14वीं से लेकर मध्य से लेकर 1750 तक हमने भक्तिकाल माना, और 17वीं के मध्य से लेकर 19वीं के मध्य तक रीतिकाल माना। फिर 19वीं शताब्दी से लेकर मध्य से लेकर क्या है, इन्होंने आधुनिक काल माना। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक, और फिर है आपके जागरण सुधार काल, ये द्विवेदी काल के नाम से 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक, ठीक है। पुनर्जागरण भारतेंदु, और फिर आपके जागरण सुधार काल। छायावाद 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल है जो, इनको भी 2 भागों में पुनः विभाजित किया। एक है प्रगति प्रयोग काल जो 1938 से 1953, और नवलेखन काल 1953 से अब तक चला आ रहा है। 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका, महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की। रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर इन्होंने क्या की, शोध उपाधि प्राप्त की 1948 में। इन्होंने आदिकाल को आक्रमण और युद्धों के प्रभाव को मन स्थितियों का प्रतिफल कहकर पुकारा। आदिकाल को क्या है, आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफल कहकर पुकारा। किसने? नगेंद्र जी ने, ठीक है। नगेंद्र जी साहित्य इतिहास लेखन नहीं मानते हैं। नगेंद्र साहित्य इतिहास लेखन नहीं मानते हैं क्योंकि इनकी संपादित रचना आपके ही मानी जाती हैं। प्रसिद्ध कथन है, साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैमनस्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रमुख आधार हो सकता है। साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य आपके ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। राम कुमार वर्मा के बारे में बात करें तो देखिएगा, 1905 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनके निर्वाण हो गया, मृत्यु हो गई। सागर जिला में मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान रहा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी रचना रही। प्रकाशन 1938 में हुआ और इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है 1963 में, इन्हें राम कुमार जी वर्मा को। काव्य की प्रमुख कृतियां देखें, इनकी काव्य देखें, अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, एकलव्य, अभिशाप। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी रचना है। काल विभाजन इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर ही संपूर्ण हिंदी साहित्य के 5 कालखंडों में बांटा। राम कुमार वर्मा ने 5 भागों में बांटा। 750 विक्रम संवत से लेकर 1000 विक्रम संवत तक संधि काल का, क्या कहा? संधि काल। फिर इन्होंने कहा चारण काल, जो विक्रम संवत 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। फिर भक्ति काल कहा 1375 से लेकर 1700 आपके विक्रम संवत तक। फिर रीति काल कहा 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। फिर आधुनिक काल कहा विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक इन्होंने आधुनिक काल कहा। 750 से 1000, 1000 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से लेकर 1900, 1900 से लेकर अब तक। संधि, चारण, भक्ति, रीति और आधुनिक काल इन्होंने अलग अलग विभागों में बांटा, कालों में। विशेष तथ्य, इनकी रचना 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कलावधि का वर्णन किया गया है। यह अधूरी रचना है जिसे केवल आदिकाल और भक्ति काल का ही उल्लेख मिलता है। आदिकाल और भक्ति काल का ही उल्लेख मिलता है। इन्होंने आपके शुक्ल के वीर गाथा काल को चारण काल और उससे पूर्व के काल को संधि काल कहकर पुकारा। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश किया गया है। अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण ये अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू किसे मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। हिंदी साहित्य का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे हैं, ठीक है ना।
भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य या प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कहकर इन्होंने पुकारा। निर्गुण ज्ञानाश्रय को संत काव्य और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा कहकर पुकारा। इन्होंने अपनी कविता मात्र 17 वर्ष की अल्पायु में देश सेवा शीर्षक से लिखी, जो 51 रुपये का पुरस्कार भी उन्हें मिला। हिंदी संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य या जैन साहित्य का विवेचन इन्होंने संधि काल में किया। चारण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य का विवेचन किया। डिंगल साहित्य का विवेचन इन्होंने चारण काल के अंतर्गत किया। इनकी रचना 7 प्रकरणों में विभाजित है और छायावाद की लघु त्रयी की संस्थापक भी माने जाते हैं। छायावाद के लघु आपके त्रयी के राम कुमार वर्मा। ठीक है। हिंदी साहित्य में एकांक की विद्या के जनक और एकांक की सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। एकांक की विद्या के जनक और सम्राट कौन है? राम कुमार वर्मा। महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा के साथ छायावाद की लघुत्रयी समूह के में भी स्थान दिया जाता है। महादेवी वर्मा जी और भगवती चरण वर्मा के साथ इनको भी स्थान दिया जाता है। एकांक की रचना बादल की मृत्यु, जोहर, रेशमी टाई, अभिशाप, दीपदान, पृथ्वी की आंखें। बादल की मृत्यु, जोहर, रेशमी टाई, अभिशाप, दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें, ये इनकी प्रमुख एकांक। फिर राम शंकर शुक्ल रसाल, राम शंकर शुक्ल, ठीक है, रसाल। हिंदी साहित्य के इतिहास इनकी भी रचना 1931 में आई। काल विभाजन की बात करें तो इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 3 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया। प्रत्येक के 2-2 नाम रखकर प्रत्येक को 2-2 उपविभागों में विभाजित किया। आदिकाल हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था, मध्यकाल हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, आधुनिक काल हिंदी साहित्य का युवावस्था। आदिकाल को पुनः 2 भागों में बांटा, पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल। पूर्वार्ध कौन सा था? 1000 विक्रम संवत से लेकर 1200 विक्रम संवत तक, और 1200 विक्रम संवत से लेकर 1400 विक्रम संवत उत्तरार्ध आदिकाल। मध्यकाल की बात करें तो पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल विक्रम संवत 1400 से लेकर 1600 तक का इनका रहा पूर्वार्ध। विक्रम संवत 1600 से लेकर विक्रम संवत 1800 तक रहा इनका उत्तरार्ध मध्यकाल। आधुनिक काल के बारे में बात करें, हिंदी साहित्य की युवावस्था है जो परिवर्तन काल, पहला परिवर्तन काल, दूसरा है वर्तमान काल। परिवर्तन काल था 1800 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। वर्तमान काल 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक है, क्या है? वर्तमान काल। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल और रीतिकाल को कला काल कहकर पुकारा। आदिकाल को क्या? जय काव्य काल, किसने? राम शंकर शुक्ल ने। रीतिकाल को कला काल कहकर पुकारा। कवियों एवं लेखकों की जो कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए, इनमें लेखकों और जो कवियों हैं उनकी कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए। अन्य रचनाएं साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय 1931 और ये भी आपके 1931। हिंदी साहित्य की इतिहास, साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय। राम शंकर शुक्ला, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बड़ा नाम है ये भी। 15 जुलाई 1928 में मुंडा सुरेरा जिला सीकर राजस्थान, ये राजस्थान के थे, कहा के गणपति चंद्र शुक्ला। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में विभाजित है। इनकी प्रमुख रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। प्रकाशन 1965 में हुआ, 1965 में प्रकाशन हुआ। इनके द्वारा भी संपूर्ण साहित्य के 4 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया है। प्रारंभिक काल बहुत ही अटपटा इनका, तो 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक इन्होंने प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल के बाद हम बात करें पूर्व मध्यकाल, प्रारंभिक, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। 1350 से लेकर उन्होंने 1600 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल का, 1600 से लेकर 1857 तक उत्तर मध्यकाल का, और 1857 से लेकर अब तक आधुनिक काल कहकर पुकारा। ठीक है, तो पहला कौन सा था? पहला आपके 1884 से लेकर 1350 ईस्वी तक प्रारंभिक काल था इनका। वहीं पूर्व मध्यकाल
1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से लेकर 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य पूर्व मध्यकाल को आपके 3 श्रेणी में वर्गीकरण किया: धर्माश्रय, राजाश्रित और लोकाश्रित काव्य। ठीक है, 3 भागों में बांटा: धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित। ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते। शालिभद्र सूरि को जैन कवि है जो हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते। उपलब्ध आपकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उपलब्धि देखें तो हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी के विषयों पर पीएचडी इन्होंने करी। पीएचडी करी 1900। महाकवि बिहारी विषय पर और श्रृंगार परंपरा पर। साहित्य रचना देंगे तो साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर डीएलएड आपके डीएलएड की इनको उपाधि मिली। साहित्य विज्ञान, साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन। हिमाचल प्रदेश में विवि एवं कुरुक्षेत्र में विवि के कुलपति विश्वविद्यालय के आपके कुलपति रहे। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971। महादेवी नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास और आदिकाल के प्रामाणिक रचनाएं, ये इनकी प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। रस सिद्धांत पुनर्विवेचन, महादेवी नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास, आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में बात करें। चंद्रगुप्त के बाद में अपन हिंदी साहित्य के बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में बात करें। रचना देखें तो हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 से लेकर 1914 ईस्वी तक। हिंदी भाषा और साहित्य 1920, ये इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने भी काल विभाजन किया जो इस प्रकार से हैं। वीरगाथा काल या आदि युग 1050 से 1400 विक्रम संवत, 1400 से लेकर 1700 तक पूर्व मध्य युग यानी कि भक्ति काल, उत्तर मध्य युग रीतिकाल जैसे 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, फिर आधुनिक युग नवीन विकास काल विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक इनका आधुनिक काल रहा है। तो सामान्य रूप से जो पहले के लोगों ने करी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी के हिसाब से ही इन्होंने भी, बाबू श्याम सुंदर दास ने भी करी। आदर्श काल विभाजन के बारे में अब हम बात करेंगे जो सर्वमान्य रूप से हैं। पूर्वोक्त वर्गीकरण के आधार पर सारांशतः हिंदी साहित्य के इतिहास, संपूर्ण इतिहास को इन आपके वर्गीकरण में बांट सकते हैं। कौन कौन सा देखिएगा, इन्हीं के आधार पर आगे हम पढ़ेंगे। पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल बहुत बड़ा है, ठीक है ना। देखिएगा, आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक कौन भक्ति काल। फिर रीतिकाल 1650 से लेकर 1850 तक रीतिकाल। आधुनिक काल 1850 से आपके अब तक। पहला आया, इसमें भी अलग अलग है, विभाजन किया गया है। पहला है पुनर्जागरण जो भारतेंदु युग है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। फिर है जागरण सुधार काल जो है द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक। फिर है छायावाद काल जो प्रसाद पंत निराला है वो 1920 से लेकर 1936 तक। फिर है आपके प्रगति काल, क्या है प्रगति काल, जो आपके 1936 से लेकर आपके 43 तक। छायावाद काल है जो 18 से 1938 तक है। छाया आपके वादोत्तर यानी कि छायावाद का बाद का काल आता है, ठीक है ना, उससे हम कहते हैं। तो ये प्रगति प्रयोग काल 1938 से लेकर 53 तक। नवलेखन काल 1953 से अब तक, ठीक है, वो याद, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने ये यहाँ तक हो चुका है और ये नहीं, चलिए ये वहाँ पर आ गया वापस, ये इनका कालखंड आ गया, ठीक है ना। बाबू श्याम सुंदर दास से ऊपर कौन थे, इनका, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं, काल विभाजन देख लिया हमने, ठीक है। आदर्श काल विभाजन देख रहे थे और यहाँ पर, ठीक है, वो मिक्सअप हो गई थी लाइनें, ठीक है ना। छायावाद के बाद में हमने देखा था प्रगति काल। प्रगति के बाद में आपके देखते हैं प्रयोग काल जो 1953 से लेकर 1943 से लेकर 53 तक है। फिर है नवलेखन काल, क्या है नवलेखन काल जो नवीन कवियों का युग है 1953 से अब तक।
आधुनिक काल को हमने प्रमुख रूप से 6 भागों में आपके वर्गीकृत वापस कर दिया। पुनर्जागरण, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, प्रगति काल, प्रयोगवाद काल, नवलेखन काल। अन्य प्रमुख रूप से इतिहासकार हैं, उनकी रचनाएं। ठीक है। नलिन विमोचन वर्मा और साहित्य का आपके इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। श्री कृष्णलाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य। भागीरथ मिश्र है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण। टीकम सिंह तोमर है हिंदी वीर काव्य। टीकम सिंह तोमर क्या है? हिंदी वीर काव्य। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। माता प्रसाद गुप्त, हिंदी पुस्तक साहित्य, आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, 1945। माता प्रसाद गुप्त, हिंदी पुस्तक साहित्य। माता प्रसाद गुप्त, हिंदी पुस्तक साहित्य, आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, 1945। मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या? हिंदी साहित्य का अतीत। ब्रज रतन दास, खड़ी बोली, हिंदी साहित्य का इतिहास। ब्रज रत्नदास, खड़ी बोली, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रभुदयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, प्रभुदयाल मित्तल। परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा। राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, 1947 में प्रथम और द्वितीय, 1946 में। कुल 138 कवि। विजेंद्र स्नातक आपके राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। चंद्रकांत बाली, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, चंद्रकांत बाली। राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा और राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, भाषा एंड साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। ठीक है। और राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, क्या कहना? रूपरेखा। ठीक है। सियाराम तिवारी है मध्यकालीन खंड काव्य। सूर्यकांत शास्त्री हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930। सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। बच्चन सिंह आपके हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। विजेंद्र स्नातक आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, 1996। कृपा शंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। राहुल शंकरायतन, हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा। प्रभाकर माचवे आपके हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य की कहानी। महेंद्र कुमार, प्रोफेसर महेंद्र कुमार, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। राममूर्ति त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का इतिहास। नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आपके राममूर्ति त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का इतिहास। नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आपके सयुवा अज्ञे, प्रमुख रूप से अज्ञे के देखें हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। अयोध्या सिंह उपाध्याय की हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य और साहित्य का इतिहास। उदय नारायण आपके तिवारी, हिंदी भाषा और उद्भव और विकास, ये आपकी रचना उनकी भी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी देखने को मिलती है, उदय नारायण तिवारी की भी देखने को मिलती है। गंगा प्रसाद सिंह, हिंदी मुसलमान कवि, हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद सिंह।
FEK आपके हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। राहुल संग्रायतन हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। साहित्य की उपकर्मणिका है किशोरीदास वाजपेयी की। साहित्य की उपकर्मणिका किशोरीदास वाजपेयी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आपके ये हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। रामशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। रामशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। गोविंद राम शर्मा हिंदी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां। गोविंद राम शर्मा हिंदी साहित्य और प्रमुख प्रवृत्तियां। रामलाल अग्रवाल हिंदी साहित्य। रामलाल अग्रवाल हिंदी साहित्य। गंगाराम शर्मा हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा। गंगाराम शर्मा हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा। विश्वेश्वर दत्त शर्मा हिंदी साहित्य का सांकेतिक इतिहास। विश्वेश्वर दत्त शर्मा हिंदी साहित्य का सांकेतिक इतिहास। हरिहर प्रसाद द्विवेदी या विद्या देवी आपकी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय। प्रेमलता अग्रवाल सरस्वती हिंदी साहित्य और उसका विकास। शकुंतला अग्रवाल हिंदी साहित्य का इतिहास। शिलावती गुप्त हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। सोमनाथ भट्ट आदर्श हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन। शिव मूर्ति शर्मा हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास। राम प्रसाद मिश्र हिंदी भाषा का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास 1987। सभापति मिश्र हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास 2000 ईस्वी। रमेश चंद्र शर्मा हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 1990। नामदेव उत्तरकर हिंदी साहित्य की युगीन प्रवृत्तियाँ। गोपीनाथ हिंदी साहित्य का विकास। गोपाल प्रसाद व्यास हिंदी साहित्य का अध्ययन। वीरेंद्र श्रीवास्तव आपके हिंदी साहित्य परंपरा और परख। ईश्वरी प्रसाद तिवारी हिंदी साहित्य का कर्मिक इतिहास। ईश्वरी प्रसाद तिवारी हिंदी साहित्य का कर्मिक इतिहास। राम आपके खिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास एवं संरचनात्मक पुनर्विचार। कृष्ण नारायण प्रसाद आपके माधव हिंदी साहित्य युग और धारा। सिंहासन रास सिद्धेश आपके हिंदी साहित्य का इतिहास। शिवराज वर्मा हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। राजकिशोर त्रिपाठी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। राय प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। तिलक राज शर्मा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। एडविन ग्रीस ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हरिदेव बहारी आपके प्राकृत साहित्य का इतिहास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी। महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह। वियोगहरी ब्रजमाधुरी सार। वियोगहरी ब्रजमाधुरी सार। बद्रीनाथ भट्ट हिंदी 1925। गौरीशंकर द्विवेदी सुकवि सरोज। गौरीशंकर द्विवेदी सुकवि सरोज। तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो संप्रतम इसी पुस्तक में स्वीकार किया गया है। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इंद्रनाथ मदान मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। राहुल संग्रायतन पुरातत्व निबंधावली। हीरालाल जैन जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान। भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव संत साहित्य। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। बंशीधर शर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास के उपोद्घात। गणेश प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और साथ में नामकरण। इस टॉपिक को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और अब इसमें हम अलग अलग काल विभाजन के आधार पर चारों काल विभाजनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वीर गाथा काल को पढ़ेंगे, उसकी प्रमुख रचना, उनकी प्रवृत्तियों को देखेंगे, जिसे हम आदिकाल से भी नाम से जानते हैं। उसके बाद भक्ति काल में भी दो शाखाएं हैं आपके, सगुण और निर्गुण। ठीक है, और उस भक्ति काल के बाद में हम रीतिकाल
रीति से बाद में आधुनिक काल पर पहुँचेंगे। ठीक है, ये रहा हिंदी का इतिहास और ये था हिंदी की रूपरेखा। चलिए इस वक्त समय तय, मिलते हैं जल्द।